का मजमूआ है मोहब्बत ख्वाब और जिंदगी। सईश खान। जुबैर सर को भी मैं बुलाऊंगी, प्लीज आइए स्टेज पर। आपको पब्लिकेशंस के बैनर के नीचे शाया होने वाली दूसरी किताब तलाशी हक मलका मुबीन को हम देंगे दूसरा अवार्ड। उनका अवार्ड वसूल करेंगी साजिदा चौधरी, क्योंकि वो आई नहीं है। तलाशी हक पर अवार्ड लेंगे। तीसरा हमारा शेरी मजमुआ था अच माहम हयात सफदर। आपका पब्लिकेशन के बैनर की तरह ये किताबें शाया हुई थी। इसका अवार्ड वसूल करेंगी उनकी दोस्त मंतशा दुरानी, क्योंकि माहम हया हाजिर नहीं है यहाँ पे। अच पर अवार्ड जा रहा है, किताब अवार्ड आपका पब्लिकेशन के बैनर के थ्रू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। अब मैं हमारी सीनियर वुमेन विंग की सीनियर जो सदर हैं समीना ताहिर भट्ट साहिबा को बुलाऊंगी स्टेज पर और उनसे तो अर्ज करूंगी कि वो आए और कुछ अप्पा के बारे में बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अदबी महफिल है और आप सब लोगों का अदब के साथ गहरा ताल्लुक है और आप लोगों की दिलचस्पी और शौक देख के मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अफवाह का जो पौधा जुबैर सर ने और अली भाई ने लगाया था 6 साल पहले, वो आप तनावर दरख्त बनता जा रहा है। अल्लाह ताला इस पौधे को और ज़्यादा फलने फूलने का मौका दे और आप जैसे प्यारे प्यारे और मेहनत करने वाले लिखारी, शायर, सहाफ़ी सब हमारे कौम का असासा है। अगर आप लोग सच लिखेंगे, जैसे नवीद साहब ने कहा कि सच लिखें, जो लिखें दिल से लिखें। मैं यही कहती हूँ कि जो लिखें दिल से लिखें, सच का साथ कभी भी ना छोड़ें। अगर आप कलम की हुर्मत का ख्याल रखेंगे ना, तो कलम भी आपका आखिर तक साथ देगा और आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लोगों को कोई किसी किस्म की कोई लिखने में या कोई छपने में जो प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अली भाई को बता सकते हैं, आप अफवाह का सहारा ले सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए हाजिर है। जहाँ तक हमसे हो सका हम आपकी मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी आप लोग खुश रहें और इसी तरह लिखते रहें और इसी तरह इस मुल्क की शान बढ़ाते रहें। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, खास तौर पर नए लिखने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी उर्दू जब लिखते हैं तो आप शीन काफ का खास ख्याल रखा करें। आप मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लिखने में क्या करें, किस तरह लिखें, मतलब हमें इमला आते हैं, कई चीज़ें आती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जैसे आपको बताया गया कि बहुत से मुकाबलाजात होते हैं, तो उसमें जजमेंट के भी प्राइस मुझे काफ़ी दफ़ा अंजाम देने पड़े हैं। तो मुझे ये देख के बड़ी वो अजीब सी होती है कि बच्चों में ना लिखने का शौक तो है, उनको पता है, उनको आता भी है, सलाहियत भी है, लेकिन क्या है कि वो इमला में गलतियां कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाने हैं। यानी कि वो बस लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। ये चीज़ जो है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी तहरीर के हुस्न को खराब करती है। पढ़ने वाला पढ़ तो लेता है लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता। अब बगैर फुल स्टॉप के आप एक दो जुमले मिला के पढ़े तो अब आपके सर के ऊपर से पहले तो चीज़ गुजर जाएगी, फिर आप रुकेंगे, फिर सोचेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। तो ये चीज़ जो है ना, इसका नए बच्चे और बच्चियों को मैं खास तौर से कहती हूँ, कहना चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि इस चीज़ का खास ख्याल रखें। जब आप लिखें दिल से लिखें, जो लिखें ये नहीं कि आप आपके दिल में अगर किसी को नेगेटिव ख्याल आ रहा है तो हट से वही लिख दें, नहीं, झूठ लिखें नहीं, सच लिखें। पहले उस पर तहकीक कर लें, अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो आप उसको पहले तहकीक करें। समटाइम ऐसे होता है कि हमें लिखने के लिए कोई चीज़ दे दी जाती है या हम खुद ही लिखने बैठ जाते हैं, तो अपने तसव्वुर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन बाद में जब
काउंटर चेक होता है तो पता चलता है कि भाई ये चीज़ तो है ही नहीं, इस तरह तो है ही नहीं। तो ये इस चीज़ का भी आप लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कोई लिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जो हालात हाज़िरा पे है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप पहले उसको चेक कर लें, इसकी तहकीक कर लें कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ या जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो सही तो है, मैं एक गलत चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इस चीज़ का, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो ऊपर कहीं महफूज हो रहा है और वो हमें अपने एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना पड़ेगा। लिखे हुए का भी देना पड़ेगा, बोले हुए का भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जब भी लिखें, जो भी लिखें, दिल से लिखें, अच्छा लिखें और इस माशरे में पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हो गई है। हर तरफ नेगेटिविटी, ड्रामों को देख लें, तो ये दूसरे कहानियों को देख लें, बहुत नेगेटिविटी हो गई। अब प्लीज़ आप हमें मस्बत सोच चाहिए, हमारे बच्चों के लिए मस्बत चीज़ें चाहिए। तो मेरी आप सब राइटर से दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ की तरफ खास तवज्जो दें, अपना शीनअप्स ठीक करें, अपनी इमला ठीक करें, अपने वो जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उनको आप ठीक करें और जो लिखें सच लिखें और जो लिखें बिल्कुल सही लिखें और दिल से लिखें। अगर आपके दिल को लग रही है ये बात ठीक है, ये नहीं कि आप, अगर आपको लग रहा है कि सही है लेकिन वो है गलत, तो आप उस पर अड़ जाएंगे, नहीं भाई मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारे गलत है। ये भी चीज़, ये रवैया जो है ना, ये भी मनफी रवैयों में आता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें और खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह लिखते रहें और हर साल हमारी जो वर्कशॉप होती है उसमें आएँ, रौनक बढ़ाएँ, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और आप सब लोग हमारी दुआओं में रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया समीना पे। समीना आपने अभी हाल ही में अखबार के प्लेटफॉर्म के नीचे एक ड्रामा निगारी का कोर्स करवाया जिसमें तकरीबन 50 के करीब तालिब इल्म थे और उनमें से वो तालिब इल्म के जो जिन्होंने इसे सीखा और उन्होंने बाद में ड्रामा लिखा और वो बहुत जल्द ऑन एयर होने के लिए 2 स्टूडेंट के बहुत जल्द जो है वो ऑन एयर होने वाले हैं। तो इनको खुद भी बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं और ख़वातीन में किसी में नैब सदर भी हैं और आज इन्होंने आप लोगों से जो अपने जज्बात खासकर लिखने के हवाले से शेयर किए हैं आपके पास हमने आपकी सहूलियत के लिए सबको पैड और कलम दी हूँ बिल्कुल सीनियर आता है और कोई अपना तजर्बा आपसे शेयर करता है तो आप लोग कोशिश किया करें कि उसको चाहे मुख्तसर लिखा करें अपने पास, क्योंकि तरबियती वर्कशॉप करवाने का मकसद यही है कि तरबियत हो। आना और तकरीर सुनना और चले जाना ये तो कॉन्फ्रेंस में भी होता है, सेमिनार्स में भी होता है, लेकिन जो तरबियती वर्कशॉप करवाने का बुनियादी हमारा मकसद है वो ये है कि यहाँ पे जो आए वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। और अफवाह जब से बनी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे चेहरे सामने बैठे हैं। जब वॉकमैन में आए थे तो वो राइटर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुसन्नफ़ भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। मैं देखते हैं क्या सही मैं जब आए थे ये भी राइटर नहीं थे, आप तो बड़े बड़े शायर बन गए। अब मैं साजिदा असगर साहिबा को से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर आएं और अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। आप लोगों की वार्म वेलकम के साथ मैं साजिदा असगर का डांस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो इंतजामिया का अब्बा की ड्यूटी लोग कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। इससे 15 दिन पहले मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी इस वक्त जब मैं वापस से चली तो मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आप लोगों के साथ बात करनी है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे इन्होंने इन्विटेशन दी, मुझे अच्छा लगा और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे लोगों को एक जगह पे देखूँ जो कि लिखते हैं और जिम्मेदारी अपनी माशरे में पूरी करते हैं। मुझे बहुत आप लोगों से मिल के और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है कि आप एक जिम्मेदारी जो माशरे में होती है कुछ लिखने वालों की, वो आपने सारे लोग अपने अपने तौर पे जितनी भी किसी की कोशिश है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। एक बहुत कलम की जो जिम्मेदारी है वो इतनी छोटी जिम्मेदारी नहीं है। माशरे में, हर माशरे में चाहे कितना ही तरक्की याफ्ता माशरा हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाइल होते हैं जिन पे आपको कलम उठाना पड़ता है।
और जिनके लिए वास्तव आपको आवाज़ भी उठानी पड़ती है। तो वो अगर जो लोग ये काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, अपने अपने तौर पे जो भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लिखने लिखाने का वैसे शुरू से बहुत छोटी थी, जब स्कूल एज में थी तब से मुझे शौक था, लेकिन दरमियान में फिर शादी और बच्चे और इस तरह की सारी चीज़ें रही, फिर जॉब भी रही, तो वो इतना मौका टाइम नहीं मिल सका। लेकिन अब 5-6 साल से मुझे दोबारा शायद एक वो जो अंदर की चीज़ होती है वो बंदे के बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती हूँ कनाडा में, और बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती हूँ। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम उठाते हैं। मैं बहुत सारे पॉइंट्स जब यहाँ आके यहाँ पे लोगों से डिस्कस किया, तो उनको यहाँ पे रहते हुए पता नहीं था, जो कि जिसके लिए हम वहाँ पे बहुत सारे पिटिशंस दायर कर चुके हैं और बहुत सारे सिग्नेचर्स करके हम लोग जैसे ट्रांसजेंडर्स इशू है, इस पे हम बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उस पे हम और इंडिया के मुस्लिम्स पे हमने बहुत काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी पिटिशंस हमने दायर की, जो कि हम बाहर के मुल्क में रह के हम पाकिस्तान के और इधर के जो भी मसाइल हैं वो हम प्रोविडेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके लिए हम कुछ लिखें और वो चीज़ें करें ना। ये जो जब मुझे मैंने अपना फेसबुक पे काफ़ी मतलब इत्तेदाद है फॉलोअर्स की, जो मेरे हम ख्याल है शायद वही मुझे जब मैं कुछ लिखती हूँ या कुछ करती हूँ तो फिर अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर मेरा भी हौसला बढ़ता है कि चलो मैं और थोड़ा सा कुछ लिखूँ। उसमें भी जब मैंने अपनी तस्वीर शेयर की कि मुझे वहाँ पे राइटर्स के साथ बात करनी है ना, तो मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए और मसाइल बताए कि आप उनको यही मसाइल बताएं ताकि उनको वो इस पे भी लिखे ना। उसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है, हम गैर मुल्कों में जाते हैं जब, तो हमें बहुत सारे मसाइल का एज ए मुस्लिम या एज ए पाकिस्तानी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है ना। वो उस पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग उन मसाइल को अगर एग्जाम्पल्स में दे सकती हूँ तो आप लोग उन पर भी जरूर कुछ ना कुछ लिखा करें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम हमारे मोहब्बत जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाती है। जितनी मोहब्बत हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से करते हैं, उससे 4 गुना मोहब्बत या शायद उससे भी ज्यादा हम जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान से करते हैं। हम जितनी भी यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है उनके लिए हम फंड रेजिंग करते हैं और यहाँ पे पैसे भी भिजवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम जब वहाँ के लिए कुछ करते हैं तो हमारा दिल करता है कि जहाँ से हम हमारे रूट्स हैं, हमारे कल्चर, हमारा जो हेरिटेज है वहाँ पे हम उसको भी वो करें ना। इवन मैं 13 को मेरी टिकट करवाई थी और 11 को हमने तकरीबन पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन के साथ मिलके हमने तकरीबन $3 लाख जो है वो जनरेट किया है, जो कि हम मुख्तलिफ यहाँ की जो तंजीमें हैं उनको भेजेंगे ना। आते आते हमें लेकिन दरख्वास्त ये है कि जैसे हम आप लोगों की या अपने मुल्क की फिक्र करते हैं तो थोड़े से मसाइल हमें भी होते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप मेरा जरूर जिक्र कीजिएगा कि वो यहाँ से मतलब कोई 30-40 साल पहले वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने एक बैंक अकाउंट रखा है, उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया। अब मैं 2-3 दिन पहले गई थी फैसल बैंक में, तो मैंने कहा कि आप ना ये बैंक में क्या मसला है, तो क्या हुआ है। वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे फैमिलीज डिजर्व होती है उनको कुछ देना होता है तो वहीं से ऑनलाइन उनकी वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा हमने बंद कर दिया। अब मैंने जब बैंक में जाके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी उनको फिजिकली आना पड़ेगा। मैंने कहा वो 80 ईयर्स ओल्ड जो बंदे हैं वो कैसे आएंगे, और उन्होंने अभी कोई आने का इरादा नहीं, क्योंकि आगे जो उनके बच्चे हैं वो सारे वहीं पे रेज है बॉर्न हुए, तो वो लोग तो बिल्कुल मतलब इतना है नहीं कि आए, और आके अगर आते भी हैं तो इतने थोड़े अरसे के लिए आते हैं, उसमें हमारे मसले जो है वो हल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा एक इशू होता है जो कि हमें मसाइल है, तो प्लीज आप उस पर जरूर लिखा करें ताकि हमारा जो एक लिंक है पाकिस्तान के साथ वो बरकरार रहे। वरना फिर ये है कि थोड़ा सा मुश्किलात ज्यादा आएंगी तो लोग फिर पैदा हो जाते हैं ना, फिर कहते हैं अच्छा पाकिस्तान का इतना ख्याल करते हैं, पाकिस्तान नहीं करते। जब शॉपिंग करने भी चले जाओ तो उनको पता लग जाता है कि बंदा बाहर से आया तो कीमत की चीज की कीमत बढ़ा देते हैं कि ये बाहर से आए हैं। मतलब आप अगर हम बाहर से आके यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाएं तो कितनी ज्यादा आपका ज़रिए मुबादला जो है ना वो उसमें तरक्की मिलती है। और मतलब लॉन्ग टर्म चीजों को कौमी मुफादात को देखना चाहिए, ना कि छोटे से फायदे को कि अगर 200-400 ज्यादा भी दे दिया तो इतना शायद पर्सनल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कौम जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है।
तो अब मुझे नए चेहरे जो है ना, मतलब यंग चेहरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो अच्छा खुशी हो रही है कि आप जो नए स्पेशल हमको बड़ा वेलकम दो उनकी, ये जो बिल्कुल छोटी एज के लोग हैं जो लिखना जिन्होंने स्टार्ट किया शुरू किया, तो पौधा जो है वो लगा है, तो उसके आपका के लिए आप अच्छे जो भी साइन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसमें सबसे चीज जो है आजकल खास तौर पर मीडिया की एक जंग है। अब जंगें जो है ना वो मतलब मैदान जंग नहीं होता, उसमें जंग ही लड़ी जाती, मीडिया में जंग लड़ी जाती है। तो हमारी जो जिम्मेदारी उससे भी डबल हो गई, बढ़ गई, कि हमने जो है ना वो जो सिपाहियों की जिम्मेदारी थी वो भी हमने पूरी करनी है। तो उसमें जो है ना जो इन्होंने अभी बात की कि पॉजिटिविटी की तरफ वो लेके जाना चाहिए माशरे को, उसका यकीन कर मैं कंटिन्यू जी आप कंटिन्यू करिए, आवाज तो आ रही है। इस साइड पे। ये किताब अवार्ड है जी गुलाम सादा नुमान साबरी साहब को दिया जा रहा है। मैं हूँ जिना उनकी किताब की, उसमें उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। गुलाम सादा नुमान साबरी साहब। आप लोगों की हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। दूसरा किताब अवार्ड है रियाज़े इकबाल किताब का नाम है, और डॉक्टर महमूद अली अंजुम साहब यहाँ महफिल में मौजूद है। डॉक्टर महमूद अली अंजुम साहब मेरे ख्याल से बहुत लेट हैं। अगला किताब अवार्ड जा रहा है जी अहमद महसूद साहब, उनकी किताब है राय गानी। अप्पा जो है वो राइटर्स को सिर्फ अप्पा पब्लिकेशन को ही प्रमोट नहीं करता, ये जो किताब अवार्ड जा रहे हैं ये दूसरी पब्लिकेशन को जा रहे हैं, ये सिलेक्टेड बुक्स हैं, तो प्लीज आप इनको जरूर हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट है जी मोहम्मद मुदस्सर अली मोहसिनी, उनकी किताब है पीर भाइयों के हकूक। क्या वो मौजूद है यहाँ महफिल में? नेक्स्ट है वो रुखसाना अफजल हरफे दुआ। रुखसाना अफजल साहिबा प्लीज आइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। नेक्स्ट हमारी बुक है लारेब लुबना गजल। लुबना गजल साहिबा प्लीज स्टेज पर आइए, अगर महफिल में मौजूद है तो। आई थिंक वो नहीं है। जुबैर सर प्लीज, मैं जरा आपको स्टेज पे बुलाऊंगी। जुबैर सर, मैं साजदा के लिए हम लोग मेडल है हुस्ने कारकर्दगी का, वो जिस तरीके से बाहर कनाडा में रह के कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मेडल है, तो प्लीज आप लोग इनके लिए बहुत क्लैप्स कीजिए। जुबैर सर आप वेट कीजिएगा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका। अप्पा पब्लिकेशंस के बैनर के तले छपने वाली किताब है वादिये सहर कुमराट। फलक जाहिद इसकी राइटर हैं। फलक प्लीज स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। नेक्स्ट अवार्ड है इकरा अंसर, इनकी किताब है मुस्बत सोच मुस्बत किरदार। प्लीज स्टेज पर आइए इकरा। अप्पा पब्लिकेशंस के बैनर तले छाया होने वाली ये किताबें हैं।
नेक्स्ट अवार्ड है मिसबा सैयद साहिबा ड्रामा निगार है सरगोदा से। वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं जहांगीर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका अवार्ड वसूल कर लें। नेक्स्ट अवार्ड है समीना ताहिर बट साहिबा का ड्रामा निगार है। इनके 2 ड्रामे ऑन एयर अभी चल भी रहे हैं, तो आप इनके लिए प्लीज अच्छे से हौसला अफजाई करें। ये हमारी अप्पा की सीनियर मेंबर भी हैं। जुबैर सर को मैं डाइस पे बुलाऊंगी कि प्लीज आइए और आपके ख्यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले दोस्तों को हम अप्पा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 6 साल पहले अली भाई ने एक मशवरा दिया था कि नौजवान उभरते हुए राइटर्स के लिए कोई छतर छांव का इंतजाम होना चाहिए। हमारे मुल्क में जो हमारे नौजवान सहाफ़ियों का हाल होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं। सहाफ़त एक ऐसा पेशा है कि जिसके पास पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा है, और जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं। ये जो दोनों मेयार है, इसको ख़त्म करने का नाम अफवाह है। हम चाहते हैं हर सहाफ़ी का वही वक़ार, वही इज्जत, वही उसका अपना ज़ाती मोरल होना चाहिए कि अगर वो बैठा है, खड़ा है, लिख रहा है, घर पे है, तो वो सहाफ़ी है। उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका दबदबा, उसकी शान और शौकत उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि यूरोप में होती है, कनाडा में होती है। पढ़े लिखे आदमी का सबसे अहम जो फरीज़ा है वो ये है कि दूसरों को रोशनास कराता है उन मामलात से, उन चीज़ों से जो उन्हें पता नहीं होती, मुआशरे का सच दिखाता है। आज सच पे बहुत जोर है, खरा सच, सच की बात, सच के साथ आजकल बहुत से प्रोग्राम चलते हैं टीवी, लेकिन जब हम देखते हैं तो पलड़ा एक तरफ झुका होता है। कुछ हमारे साथी हैं सहाफत में, वो नून लीग का साथ दे रहे होते हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो पीटीआई का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बेशक मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और बड़ी अहम पोस्ट पे भी है, लेकिन सहाफत के मामले में आप किसी का साथ मत दें। जो जहां जिस जगह गलती करे उसे पकड़ ले, ये जो है ये एक सहाफी की निशानदेही है। तो बहरहाल मामला चलता रहेगा प्रोग्राम, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम चलता रहे और अली भाई इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह, फिर बात इंशाल्लाह करेंगे। इस दौरान हमें कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया मसूद अजहर साहब ने। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लाहौर न्यूज़ पे होते हैं आजकल। और हमें ज्वाइन किया शगुफ्ता भट्टी साहिबा, मारूफ ड्रामा निगार हैं, इनके ड्रामे बहुत शौक से लोग देखते हैं। और हमें सादिया उमर शेख साहिबा ने ज्वाइन किया, आपका की लीगल एडवाइजर हैं और राइटर हैं। तो आप इन तीनों के लिए अच्छी सी हौसला अफजाई कीजिए। नेक्स्ट हमें ज्वाइन किया अमजद जावेद साहब ने। ये बच्चों के राइटर हैं और बहुत मशहूर और बहुत मोटिवेशनल और हर तरह की किताबें बच्चों के लिए लिखते हैं। बच्चों का जो है ना लिखने वाले वो बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। सर मैं आपको बहुत वेलकम कहती हूँ, आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो ताल्लुक का सिलसिला हमने जहाँ से रोका था, ताल्लुक का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। काफी यहाँ थोड़ा सा शादी की तरफ चलते हैं। जब अखबार की हमने क़यादत की तो वह जो पहले फीमेल थी वो मुक़द्दस फ़रूख़ अवाम थी, और अखबार की जो दूसरी
बैठे हैं काले कपड़े पहन के। ऐसे जब आई थी अफवाह में तो इन्होंने मेरे घर पे फेसबुक पे हमारा हुआ ऑनलाइन फॉर्म फिल करके शो किया था। मगर चले हम भी मैं भगवान करते हमने ग्रुप में ऐड कर दिया, इनके ग्रुप में घंटे नहीं खत्म होते थे। तो नहीं यार ये राइटर बनने आए हैं कि लड़ने आए हैं यहाँ पे। बहरहाल ये कॉलम की गाली करती है और अच्छा लिखती है। ये मुझे अपने कॉलम भेज दी, सेटिंग करता है और आपको भेजता हूँ असर शायरी की तरफ गई। और अब तो माशाल्लाह मारूफ शायरा हैं, बड़े-बड़े विषय पे पढ़ती हैं। तो मैं मेरे शासन से कहूँगा कि उधर स्टेज पे हैं कुछ अफवाह के बारे में कुछ अपना ताज़ा कलाम ज़रूर हुआ मेरे शासन। यहाँ पर मौजूद है ज़ुबैर अहमद अंसारी सर, जिससे हम सब लोगों ने सीखा है, हमारी इंस्पायरेशन है। और मैं उनकी इजाज़त से अपनी बात का आगाज़ करूँगी। अफ़वाह बेसिकली जब ये तंजीम स्टार्ट हुई थी, हम इसमें बाकायदा तौर पे चंद लोग थे। ये बहुत छोटा सा काफिला था जब ये चला था, और आज सबके सामने है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, हमने इंडिया में भी अपनी जगह बनाई है, हमने तुर्की में भी अपनी जगह बनाई है। इंडिया से और तुर्की से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, और ना सिर्फ मेंबर्स हैं बल्कि वहाँ पर बाखूबी अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रही हैं। ताहिरा कुरैशी जिनको सब जानते होंगे, वो भी अफ़वाह का हिस्सा रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक मुक़द्दस की बात कर रहे थे, मुक़द्दस फारूक अमान एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ट्विटर पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और जब वो शुरू हुई थी तब वो कुछ भी नहीं थी, अफ़वाह ने उनको बहुत सारे आगे बढ़ने के प्लान पेश किए। हम सब इवन के यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अफ़वाह ना सिर्फ हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, हमें जॉब्स वगैरह भी काफ़ी फराहम करती है, बहुत सारे मामला की हमारी हेल्प भी करती है। यहाँ पर अफ़वाह के मेंबर्स में से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जो आज काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। फलक ज़ाहिद भी हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू आपको करवाया है, 5 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। वो अफ़वाह की पहली नॉर्मल लिखारी हैं जो निहायत ही कम उम्र में इतना उभर कर सामने आई हैं। फलक जब आई थी वो एक हॉरर राइटर थी, डाइजेस्ट राइटर थी, उनकी बुक भी थी, लेकिन आज वो 4 किताबों की मज़ीद मुसन्निफ़ा हैं और उसके अलावा सफ़रनामे भी लिखती हैं। इसके अलावा भी ऐसे यहाँ पर बहुत से चेहरे मौजूद हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नायाब जलानी है, कोई चांद रात जिनका सीरियल चला था हम पे। यहाँ पर समीना ताहिर भट्ट मौजूद हैं, आपा उनका भी सीरियल अभी ऑन एयर हुआ है हम पे। फातिमा शेरवानी हैं जो कि एक बहुत अच्छी राइटर हैं, उन्होंने आपा ने उनको भी बहुत ज़्यादा शोहरत दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रिहाना आपा हैं, सादिया आपा हैं, स्टेज पर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अफ़वाह के साथ जुड़े हुए हैं। सर आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत जिंदा मिसाल के सारा जो कारवां चल रहा है अफ़वाह की वजह से है। मैं जब अफ़वाह में आई थी मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती थी, जस्ट कॉलम्स लिखती थी। मुझे ज़्यादातर सहाफ़त का शौक था, और अफ़वाह में रहने के बाद, अफ़वाह के लोगों से मिलने के बाद मेरा थोड़ा स्नैक और शायरी की तरफ चला गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने हूँ। और इतना ही नहीं, अभी जब सैलाब की सूरत हाल चल रही थी तो अफ़वाह ने इसमें भी बहुत मदद की। सैलाब ज़दगान लोगों की मदद करने के लिए मैं बाज़ाते खुद राजनपुर गई थी, और बहुत सारी अफ़वाह की मेंबर्स हैं। महम हयात सफदर का भी नाम यहाँ पर अनाउंस हुआ था अवार्ड के लिए, उन्होंने भी मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। फंड रेजिंग के सिलसिले में काफ़ी लड़कियाँ वर्क कर रही थी, सादा चौधरी, सबा राना। अफ़वाह जस्ट सिर्फ लिखारियों की तंजीम नहीं है, ये इंसान को इंसान होने का मार्जिन भी देती है, हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी देती है, हमारे लिए रास्ते भी बनाती है ताकि हम सीख सकें कि हमने आगे क्या करना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है, लेकिन उनके लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद क्लियर नहीं होता। उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है या वो क्या करेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो अफ़वाह को ज़रूर ज्वाइन करें। अफ़वाह उनके लिए ये आसानियाँ काम करती है। और अफ़वाह का तारुफ काफ़ी हो गया है, मैं आप लोगों को चंद अशार अपने सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपना अशार सुनाऊँगी जिसकी वजह से मुझे शोहरत हासिल हुई। मुद्दतों दिल को जगड़ता है कोई एक ही, मुद्दतों दिल को जगड़ता है कोई एक ही दुख, दिल का दौरा यूं अचानक तो नहीं पड़ता है। और इसके
अलावा एक शेर है कि तू चाहता है तुझे नाम से पुकारूं मैं, तू चाहता है तुझे नाम से पुकारूं मैं, तू चाहता है मोहब्बत में एहतराम ना हो। देखिए, मुझे तालियों की नहीं आपकी दाद की जरूरत है। जो शायर होता है ना वो दाद का भूखा होता है। हमें, आपको पता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ दाद चाहिए होती है। मैं यहाँ पर अपनी नजर पेश करूंगी कि अली भाई ने कहा ताज़ा कलाम है, ये कल रात की लिखी गई है। लोग जब शहर छुड़ाने की तरफ आते हैं, लोग जब शहर छुड़ाने की तरफ आते हैं, सारे असबाब रुलाने की तरफ आते हैं। जब भी थक जाते हैं हम झूठी तसल्ली देकर, जब भी थक जाते हैं हम झूठी तसल्ली देकर ऐन उस वक्त बहाने की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन में बहाने करते होंगे। जब भी हम लोगों को तसल्ली देकर थक जाते हैं, हमारे पास ये कह जाता है बहाने करना। इस हवस और मोहब्बत की वजाहत कर दूं, इस हवस और मोहब्बत की वजाहत कर दूं, सांप कर हों तो खजाने की तरफ आते हैं। रोते रोते ये सोच के हंस पड़ती हूँ, रोते रोते ये सोच के हंस पड़ती हूँ, जाने वाले भी कभी आने की तरफ आते हैं। मैं तेरे सामने देती हूँ अना को गाली, मैं तेरे सामने देती हूँ अना को गाली, जो हो मजबूर वो मनाने की तरफ आते हैं। है ताल्लुक की दरारों को पलस्तर करते, है ताल्लुक की दरारों को पलस्तर करते, बात बिगड़ी है बनाने की तरफ आते हैं। जितनी आवारा मिजाजी भी हो महविश ऐसा, ये यहाँ पर जितने भी मर्द हजरात मौजूद हैं उनके लिए है कि जितनी आवारा मिजाजी भी हो महविश ऐसा, लोग थक कर तो ठिकाने की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया महविश जी। वैसा ने फरमाइश की है, उनको फरमाइश पर एक गजल है कि हमने अपनी कम गोई पर ख्वाब बुने तन्हाई के, हमने अपनी कम गोई पर ख्वाब बुने तन्हाई के, बस इस वास्ते 400 थैले जश्न है रुसवाई के। सारे मौसम दर्द भरे हैं, सारे मौसम रोने के, सारे मौसम दर्द भरे हैं, सारे मौसम रोने के, अब तो मकसद बदल गए हैं खुशियों की शहनाई के। उसकी आँख का सदका देना फर्ज समझती हूँ, उसकी आँख का सदका देना फर्ज समझती हूँ, वसी की रुख में जिसने भी देखे ख्वाब जुदाई के। गुर्बत की तस्वीर में सांसें खोकी और आवाज सुनी, गुर्बत की तस्वीर में सांसें फूंकी और आवाज सुनी, कोई मुफलिस मांग रहा था पैसे आग लगाई के। उससे मिलना हो तो मेरी आँख की जानिब आ जाना, उससे मिलना हो तो मेरी आँख की जानिब आ जाना, मेरी आँख में नक्शे खींचे हैं तेरी ज़ेबाई के। तुझको छोड़ के जाने वाला वापिस आए नामुमकिन, तुझको छोड़ के जाने वाला वापिस आए नामुमकिन, रोज ये ताने सुनती हूँ मैं अपनी एक हमसाई के। तेरी बेटी के हिस्से में तेरी तुर्बत आई है, तेरी बेटी के हिस्से में तेरी तुर्बत आई है, भाइयों ने तो हिस्से बांटे बाबा जान कमाई के। तुमसे मिलकर खुद से मिलना मुमकिन ठहरा है महविश, तुमसे मिलकर खुद से मिलना मुमकिन ठहरा है महविश, वरना कौन है नाज उठाता तुम जैसे हर जाई के, वरना कौन है नाज उठाता तुम जैसे हर जाई के।
और एक शेर था कि यही तो ऐन उदासी का वक्त होता है, यही तो ऐन उदासी का वक्त होता है, मैं चाहती हूँ तुझे रास्ते में शाम ना हो। बहुत शुक्रिया महविश, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और आपके इसमें बहुत इजाफा करें इल्म में। अभी हमें ज्वाइन किया है जी मशहूर शायर अब्बास अब्रक साहब ने। अब मैं दावत दूंगी हमारी एक छोटी सी राइटर फलक जाहिद को कि वो यहाँ आए और अपनी कामयाबी की दास्तान जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। फलक प्लीज स्टेज पर आइए। इससे पहले भी मैंने अपना तारुफ करवा दिया और मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता माइक पे। आपके लिए अचानक की दावत दी है तो अपनी कामयाबी की चंद दास्तान सुना देती हूँ मैं। लिखने का बाकायदा आगाज तो मैंने बहुत छोटी उम्र से किया था, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। तो उस वक्त मैं बचपन से अम्मी अबू कहानी की किताबें लाते दिया करते थे पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ के मैं सोचती थी कि जैसे मुझे भी तो कोई लिखता है कहानियाँ जिनको मैं पढ़ती हूँ, तो अगर मैं भी लिखना शुरू करूँ तो कोई मुझे भी पढ़ेगा। तो लिखने के लिए मेरा कोई उस्ताद नहीं था जिसने मुझे लिखना सिखाया। मैंने खुद ही कहानियाँ पढ़ पढ़ के लिखना सीखा है। एक दफा पहली बार मैंने कहानी लिखी, वो मैंने दरअसल खुद नहीं लिखी थी, वो मैंने एक अंग्रेजी कहानी का तर्जुमा किया था। उसको मैंने तर्जुमा करके अखबार जहां को भेज दिया और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कहानी शाये होगी, लेकिन मेरी खुशी कोई इंतहा नहीं थी जब मेरी पहली कहानी जो मैंने जिसको तर्जुमा किया था वो शाये हो गई थी। वो बेसिकली बच्चों के लिए थी। उससे मेरा मज़ीद हौसला बढ़ा। मैंने फिर बच्चों के लिए बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। मैंने तराजम के साथ अपनी फिर तिब्बत कहानियाँ भी लिखनी शुरू की और ऐसा ऐसा ये सफर जारी रहा। फिर मैं अखबार जहाँ से मैंने मुख्तलिफ डायजेस्ट में लिखा, जिसमें जवाब अर्ज है, जवाब अर्ज है, डर डाइजेस्ट, खौफनाक डाइजेस्ट, बहुत सारे डाइजेस्ट में मेरा दरअसल मुझे शौक खौफनाक कहानियाँ लिखने का था। तो मैं ज़्यादा खौफनाक की तरफ लिखती थी। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ख़वातीन है वो ज़्यादातर रोमांस भी लिखती हैं, जबकि इस सनत में सिर्फ मर्द हजरात होते हैं। तो मैंने सोचा कि ना मुझे इस तरफ आना चाहिए ताकि बाकी लड़कियां भी इस तरफ उनका शौक पैदा हो। तो मैंने इस पे लिखना शुरू कर दिया और मेरी बाकायदगी से डायस में कहानियाँ शाये होना शुरू हो गई। और हर राइटर का एक ख्वाब होता है कि उसकी ये किताब हो। तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक ख्वाब था, लेकिन मेरा ख्याल में नहीं था कि ये ख्वाब मेरा तबीर पा जाएगा। मुझे एक दिन कॉल आई है कि एक पब्लिशर की, उर्दू बाजार के पब्लिशर थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी कहानियों को किताबी शक्ल देना चाहते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात इफ्तिखार के लिए क्या हो सकती थी। तो मेरी पहली बाकायदा किताब उस वक्त आई जब मैं 18 साल से भी कम उम्र थी, बमुश्किल 17 साल की थी। और इस किताब के हवाले से मुझे पाकिस्तानी सबसे कम उम्र राइटर होने का अवार्ड भी मिल चुका काजी अख्तियार की जानिब से। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, बल्कि मेरी कामयाबियों का सिलसिला जारी और सारी रहा। उसके बाद मेरी दूसरी, तीसरी, चौथी 4 किताबें हॉरर रहीं। और इसके अलावा अब्बा के साथ मैं कई टूर्स करती रही हूँ, जिस पे मैंने पहली किताब अपनी सफरनामे की लिखी, जो मेरी बेसिकली 5वीं किताब है। और मुतबित अवार्ड सर्टिफिकेट मुल्क भर से मुझे मिलते रहे हैं। बाकी आप लोगों का प्यार और हौसला अफजाई साथ रहे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी का सफर जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फलक। अभी हमें ज्वाइन किया है मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। कॉलम निगारी, तज्जिया निगारी, इदारती अमूर वगैरह में बहुत माहिर और गुज़िश्ता 1 तिहाई से आप आजिज और नफीस तबीयत के इंसान हैं। और इन्हें इस दफा हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामजद किया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब वाकई अदब के रास्तों में एक रोशन सितारा है। उसके बाद मैं वेलकम करती हूँ हमारे पास दूसरे मेहमान हैं हमारे जावेद इकबाल साहब।
जावेद इकबाल साहब कार्टूनिस्ट हैं और ये गुज़िश्ता दहाइयों से जो है मुआशरे की इस्लाह का काम कार्टून्स के जरिए कर रहे हैं। 22,000 से ज़्यादा कार्टून वक्त तक बना चुके हैं और उनके कार्टून जो होते हैं वो छोटा सा जो होता है ना पैगाम उस कार्टून के अंदर होता है और वो बहुत से लोगों की लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत अहम साबित होता है। तो प्लीज आप लोग इन दोनों गेस्ट को वार्म वेलकम करें अपनी तालियों से। अब मैं स्टेज पे बुलाऊंगी मसूद अजहर साहब को जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर और लाहौर न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है। तो सर प्लीज आप आइए। छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगा। मेरा नाम मसूद रज़ा आहिर है, मसूद ज़रबी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अफवाह को जो उन्होंने एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे लफ्ज़ कुशाई का मौका दिया और इतने बड़े बड़े साथी के जिनको देख के हम बड़े हुए लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उनके सामने मेरी लफ्ज़ कुशाई करना सूरज के सामने चिराग को मुखातिब है। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इतना भी कंफ्यूज हो रहा हूँ और अपने साथी की मौजूदगी में शामी साहब, अख्तर अब्बास साहब, जवेद भाई इनके सामने। तो अगवा जो काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज के दौर में सबसे जो पहली जुर्रत करना है वो लिखना है, कलम उठाना है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में लिखना तारीख के सबसे मुश्किल दौर में लिखने के मुताबिक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इदारे नहीं मिलते जहाँ पे आप लिख सकें। और दूसरा फिर आप जब लिखना शुरू करते हैं, अगर स्पेशली आप किताब लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई फैसिलिटेट नहीं करता। इदारे जो पब्लिशर्स हैं वो या तो उनको आप पैसे दे के अपनी किताब छपवाएं, इस शर्त के ऊपर अगर आपका पहला एडिशन चल जाएगा तो फिर वो दूसरा एडिशन आपका खुद से छापेंगे, या फिर वो एक और दूसरी शर्त लगा देते हैं कि 500 किताबें हम आपकी शायद करेंगे और उसमें से 300 आपने लिखनी है और बाकी जो 2 हैं वो पब्लिशर छापेंगे। तो इतने बासलाहियत मुसन्निफीन को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मुल्क में आज भी लोग जुर्रत कर रहे हैं लिखने की। तो अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं स्पेशली यंग राइटर्स भी बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग जिहाद कर रहे हैं, इसको इसी तरह से जारी रखें। और लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में मैं एक प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूँ, मॉर्निंग शो का। मैं अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट करता हूँ आज की किताब के नाम से। उसमें हम मुख्तलिफ किताबों का रिव्यू करते हैं और उसका हमारा एक ओपन सा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी बंदा अपनी किताब का हमें भेजेगा, हम उसका रिव्यू करेंगे। तो बात तो दुख भी होता है कि ऐसे लोगों ने कलम उठा लिया जिनको बुनियादी बातें नहीं पता कि अगर आपने लिखना है तो आपको इन बातों को अपने ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है सेल्फ हेल्प के लिखने का, कि 2-4 किताबें आपने पढ़ी, कासिम शाह साहब की 2-4 तकरीरें सुनी, अख्तर अब्बास साहब को सुना और ब्रेन ट्रेसी को सुना और आपने किताब ली। तो खुदारा इससे तो और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हम लोगों का नुकसान होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, रश हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो जब लिखना है तो अच्छा लिखिए, और लिखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप पढ़ें, साहिब मुतालिया बने। आपका जब दिमाग में बहुत नॉलेज होगा, अल्फाज होंगे, तो फिर ही आप जो आपकी कलम है वो नहीं रुकेगी। तो लिखें जरूर, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे लिखना आपको किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं करता। आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, और वहाँ पे जरूर लिखें। और स्पेशली माशरे की जब भी हम बात करते हैं, हम बुराइयाँ गिनाते हैं। मैं अक्सर लोगों का कॉलम भी पढ़ने का मौका मिलता है। आजकल शाम को जब आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो सहाफ़ी होने के नाते आप पे वाजिब हो जाता है कि आपने 30 लिंक्स बोलने हैं लाजमी, जो सारे साथी दोस्तों के हैं। जब भी कोई लिखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने करीबी दोस्तों को भेजे। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया आ रहा है, इसके ऊपर लिखें। लेकिन जब भी लिखना है
माशरे में क्या क्या बुराइयां हैं वो हम सबको पता है, उनकी इस्लाह कैसे करनी है, एक शहरी होने के नाते हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसको उजागर करें, उसके लिए लिखें। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है लिखने की, बोलने की, तो कंटेंट जरूर प्रोड्यूस करें। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो इस वजह से नहीं लिखते कि आज के दौर में किताब पढ़ता नहीं है कोई। मेरे पब्लिशर का भी दोस्त है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वाकई ही एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग कहते हैं कि किताब कल्चर खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी ये चुनी सुनाई बात है। किताब पढ़ने वाले आज भी लोग मौजूद हैं, आज भी कई ऐसे किताबें हैं जिनके 15वां एडिशन चल रहा है, और 40 सालों पहले वो किताबें आई, लेकिन लोग उसको पढ़ते हैं। हमें फरमाइशें करते हैं कि आप इनका जो नया एडिशन है उसकी तरफ आए। तो लिखने वाले भी मौजूद हैं, छापने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन बात तो ये आ जाती है कि हमने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना होता है, एक ऐसा म्यार सेट करना होता है जिसमें लोग आपके मुंतज़िर रहें कि आपका अगला जो कलाम है, आपका जो अगला कॉलम है वो कब आए। दूसरी रही बात कि साथियों के हवाले से, राइटर्स के हवाले से, तो मेरे से पहले सर ने बात की कि कुछ लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं, B8 में घूम रहे हैं, और कुछ बेचारे मजदूरी करते हैं और रात को अपने दिल की भड़ास जो है कलम के जरिए निकालते हैं। तो उसमें कसूर उनका भी है, कसूर हमारा भी है, कसूर माशरे का भी है कि हमने ग्लैमराइज कर दिया कुछ चीज़ों को कि वो स्याह करें, सफेद करें, और उनको हम बुलंदियों पे लेंगे शोहरत की। और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो सिर्फ इस वजह से ऊपर नहीं आ सके कि उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास सिफारिशें नहीं थी। मेरे दोस्त हैं वो एक अच्छा अखबार में लिखते हैं, तो वो सिलसिला बंद हो गया उनका। मैंने उनसे पूछा कि आप कई सालों से कॉलम लिख रहे थे, तो अब क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा यार एडिटर के पास कोई पर्ची आ गई है, अब उसकी जगह पे वो पर्ची चल रही है और मेरा कॉलम नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लिखना शुरू किया, और उसकी व्यूअरशिप ने साबित किया कि उसकी उनके लिखने की वजह से उस अखबार को फायदा हो रहा था, ना सिर्फ उन्हें फायदा हो रहा था। तो लिखते रहे। मैं बस यही कहूँगा कि कुछ भी लिखें, अच्छा लिखें, और लिखने से पहले रिसर्च जरूरी है। इंसानी तारीख में ये बताया जाता है कि हर 50 साल के बाद लोग भी बदल जाते हैं, तारीख भी बदल जाती है। और उसमें भी खासतौर पर जो लिखने वाले हैं, अगर उन्होंने जिंदगी को कुछ दिया हो तो उनका नाम जिंदा रहता है, वरना तारीख उनके ऊपर से गुजरता है। पिछले कई वर्षों से अफवाह से और अफवाह के सदर साहब से और उनकी टीम से मुलाकात होती है मुख्तलिफ होटल्स में। बहुत से लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फीज बनती, छोटी छोटी उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और उनका दिल खुश हो जाता है। तो अगर तो आपकी जिंदगी में टोटल टारगेट यही है तो बिस्मिल्लाह, ये तो पूरा हो जाएगा हर साल। लेकिन ये याद रखिएगा कि वक्त गुजरते पता नहीं चलता, और 20 साल बाद, 25 साल के बाद जब आप कहीं नहीं होंगे तो फिर आपको दुख होगा। जैसे पंजाबी में कहते हैं रूढ़ी की भी सुनी जाती है, इसी तौर पे जो इंटेलेक्चुअल है, जिसकी जेन्युइन अपनी सोच और अप्रोच है, लोग उसका पीछा करते हैं। अभी मसूद साहब फरमा रहे थे कि उनको पब्लिशर नहीं पूछते, उनको लोग नहीं पूछते, ऐसा नहीं है। आपके अंदर दम होना चाहिए। अगर हजारों होटल्स में से अच्छा टेस्ट आपको याद रहता है तो अच्छा शेर भी याद है, अच्छी तहरीर भी याद रहती है, अच्छी किताब भी याद रहती है, और ये किताब और ये लफ्ज़ ही है जो जिंदा रखते हैं।
बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतने सारे कॉलम और इतने सारे अखबार और इतने सारे एडिटोरियल पढ़े होंगे, लेकिन शामी साहब को आज भी लोग उनके लफ्जों की खूबसूरती से पहचानते हैं। वो लफ्ज जो उन्होंने 40 साल पहले लिखे, 20 साल पहले लिखे, 30, वो कोई लफ्ज जाया नहीं होता, तारीख उसको दोनों हाथों से थाम लेती। अब मुझे अपना ये तारुफ कभी भी पसंद नहीं आया, नॉट ए मोटिवेशन स्पीकर। मैं पिछले 20-25 सालों से लिखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 37 बुक्स 7.5 लाख की तादाद में छपी है और पहली किताब से भी रॉयल्टी ले रहा हूँ, यानी कोई किताब मैंने खुद नहीं छापी। लेकिन याद रखिएगा, पीछा आपका लोग तब करेंगे जब आपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। सोसाइटी में मशहूर हो जाना, आज एक साहब की फोटो छपी सदर पाकिस्तान के साथ, उन्होंने खानों के बारे में वीडियो करते, तो 4-6 दिन आप मारूफ हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी इंस्पिरेशन ये है तो ये बहुत नाकस इंस्पिरेशन है। मुझे याद है एक साहब जो पाकिस्तान से थे, फिर वो फ्रांस चले गए। एक वक्त आया तो पाकिस्तान का सदर उनसे मिलने गया और उनसे कहा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। एंड ही वाज अ राइटर, जेन्युइन राइटर, ही वाज अ मुस्लिम राइटर। और ये वो अजीम इंसान है कि जिसको मुझे सुनने का भी मौका मिला भावलपुर में, इस्लामी यूनिवर्सिटी में। कुछ बाद भावलपुर हमने उनके सुने। ये 84 साल की उम्र में उन्होंने 11वीं जुबान सीखी, बुलाए, और वो यूं बोलते थे जैसे उनकी अबाई जुबान हो, जैसे मादरी जुबान हो। तो जो बंदा मुश्किल सीखता है, मुल्क का सदर के पीछे जाता है, जाके पूछता है आपकी क्या खिदमत है। तो सदर पाकिस्तान ने जब जावक थे डॉक्टर हमीदुल्लाह से कहा कि क्या हम आपको कोई आदमी दे दें जो आपकी खिदमत करे। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं सुबह अपना बैग उठाता हूँ, 2 स्लाइस खाता हूँ और लाइब्रेरी चला जाता हूँ। पीएचडी की, पोस्ट डॉक वहां से किया, डीलेट किया, और उसी मुल्क में जहाँ इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वहां उन्होंने न सिर्फ कुरान पाक का तर्जुमा किया, अहादीस, इवन वहबुल मुनब्बा का जो पूरा मजमूआ था मुकद्दस से वो ढूंढ के लाए। उनकी वफात पे आपको क्या लगता है अगले 100 साल को इनको भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। ये लाहौर जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ एक माजूर लड़की का मुझे अच्छी तरह याद है, कराची में पैदा हुई, परवान यहाँ चढ़ी और उसको कोई भी छापने पे तैयार नहीं था। शी केप्ट ऑन रीडिंग, लिखती रही, पढ़ती रही, और वो खुद बताती है कि मेरे पास ढेर है एडिटर्स का जो कहते थे नाकाबिले अशात। और फिर जब उसकी पहली तहरीर छपी तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। आज भी जब कभी वो पाकिस्तान आती है, लाहौर आती है, पंजाबी बात करती है, अंग्रेजी में बात करती है, बिक्सी सिद्वा उसका नाम है, और दुनिया में क्रिएटिव राइटिंग वो पढ़ाती है न्यूयॉर्क, वो पढ़ाती है अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में। उसका 3 नॉवेल, ईट ए क्रो, वो छपा तो दुनिया में उसको मूवी बनी, फिर इंडिया में बनाई, दूसरा नावल, तीसरा नावल। सो इस बात को याद रखिएगा कि जैसे नाम आपका अपना, काम भी आपका अपना, लफ्ज भी आपके अपने। हम सारे लाखों बच्चों को देखते हैं कि जो 4 स्थितियों को लेके भी 0 होते हैं। तो अगर आपने अखबारों के कॉलम पढ़ के जिंदगी गुजारनी है तो ये कॉलम कुछ अर्से बाद फौत हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग हमने इन कॉलमों के नीचे दफन होते देखा है, उनका कोई नाम भी नहीं लेता, पर हमारे सामने कितना बड़ा उनका नाम होता था। राइटिंग वो जो क्रिएटिव हो, राइटिंग वो जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, जो सोसाइटी को खूबसूरत करे, जो सोसाइटी को बेहतर करे, और आने वाले 50 सालों में, 60 सालों में जब अब ना हो तो आपके बच्चे आप पे फख्र करें कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया था और जिंदगी को कुछ दिया था और पाकिस्तान की सोसाइटी को बेहतर करने में रोल अदा किया था। तस्वीरें बनती हैं और कुछ अर्से बाद फेड हो जाती हैं। ये बिल्कुल आर्जी है। आपको इतना अच्छा मौका मिलता है। आई विश के आप लोग आइंदा सिर्फ तकरीरें, चूँकि बहुत सालों से होती हैं, तो ज़रूर कोई ऐसे भी ग्रुप बनाया करें यूनिवर्सिटी, जिससे लोगों के अपने शौक है, किसी ने ड्रामा सीखना है, किसी ने नॉवल सीखना है, किसी ने कॉलम सीखना है, तो शाम को अपने अपने ग्रुप तजावीज़ दें, गुजारिशात हो, ताकि जैसे दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो
तो कॉन्फ्रेंस एंड पे सिर्फ तस्वीर और खाना और मुस्कुराहट ना हो, कुछ टेंजिबल चीज हो जो अगले साल आप में से कुछ लोग करके आए, आप में से कुछ करके आए और इनको मौका मिले। यानी जो मेहमान यहाँ आते हैं बिस्मिल्लाह सर आंखों पे, पर कुछ आप में से भी लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जो साल भर उन्होंने किया हो, सोसाइटी को दिया हो, और सोसाइटी यहाँ आपको हाथ भी पहनाए और आपको बकअप भी करे, आपको देख के बाकी लोगों को भी आप सब लोग सलामत रहो। और वो लोग जो इसको करते हैं बड़ी बाकायदगी से, शाबाश उनकी भी बनती है, क्योंकि ये मुश्किल काम है। इनफैक्ट यहाँ बैठ के खाना, तालियां बजानी, मुस्कुराना इट्स वेरी इजी, और जब आप पेन लेके मेहमानों को रिसीव कर रहे होते हैं, उनको परसू कर रहे होते हैं, तो ये तो आसान काम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। सर जरा कुछ अवार्ड्स के लिए आप स्टेज पर ही रहिएगा। ये अब्बा पब्लिकेशंस के बैनर पर ये छपने वाली किताब है खुशहाल घराना, आमना जमील इसकी राइटर है। अगर वो यहाँ मौजूद है तो प्लीज। नेक्स्ट है गुफ्तनी रुबीना फैसल साहिबा, प्लीज अपना अवार्ड वसूल करें। मंतशा दुरानी साहिबा, कुछ किस्से हवाओं में रक्षा हैं, अब्बा पब्लिकेशंस के बैनर तले छपने वाली किताब, अपना अवार्ड वसूल करें मंतशा दुरानी। लुबना गजल यहाँ पे मौजूद है, लुबना गजल अपना अवार्ड वसूल करें किताब लारेब के लिए। अभी वो लेट है, आई थिंक वो रास्ते में। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। महफिल को आगे बढ़ाते हैं जी, अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर रहमान साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं, सहाफी हैं। वार्म वेलकम करें प्लीज। Thank you so much sir for joining. It's a great pleasure. Next महफिल को आगे बढ़ाते हैं जी हम। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगी दोबारा से जुबैर साहब को, जुबैर अहमद अंसारी साहब सरपरस्त आला हैं अब्बा के। आप लोग प्लीज ह्यूज वेलकम कीजिए जुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, जनाब मुजीब रहमान शामी साहब, कि जिनसे सीख कर, और वो सीख का जो अमल है, जो कहा गया था कि गोद से गोद तक चलता है, और वो अमल शामी साहब भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और यही वो चिराग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में रोशनी। उसके अलावा साहब मेरे दोस्त बाब तशरीफ फरमाए, मुबशिर रहमान भी बहुत आजकल मैं कहूँगा बेदरेग बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन तरीके से वो हमें अवेयरनेस दे रहे हैं और सच का साथ देते हैं। तो ये जो बेदरेग का लफ्ज़ था, ये बेदरेग ही मुँह से निकल गया। शामिल रहिएगा, और अब्रर भाई हैं और सब मेरे बहुत ही काबिल इस्लाम साथी। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं बिलाशुबा मुश्किल तो है। हमने भी आप बच्चों को तारुफ करवाया, हमारी बेटियां जो अभी आई, एक शायरा बहुत बड़ी अल्लाह ने उनको बना दिया, एक मुसन्निफा बन गई। ये छोटी छोटी सी आई थी हमारे पास, कोई 12 साल की, कोई 13 साल की, और हमने इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, बिल्कुल बाप की तरह, बड़े भाई की तरह, और अफवा ने इन्हें एक फैमिली का टच दिया। तो आजकल टच का बात चल रहा है, मैंने चलो मैं भी टच दे दी। तो अफवा ने इनको बिल्कुल एक फैमिली का टच दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बेटियां बहुत नामवर हुई, और ना सिर्फ पाकिस्तान में
बल्कि काफ़ी दुनिया में भी हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ हम सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि आंखों में आंखें डाल के सच बोलना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है किसी से। जो सहाफत है, जो कल्ब है, उसकी ताकत किसी भी तेज धार ताकत से कम नहीं है। दुनिया की चीजें 1 2 3 जगह से फायर करके आपको जख्मी करती हैं, लेकिन जो आपका कल्ब है वो बहुत बहुत जगह आपका काम दिखाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं जिसारत करूंगा, इतने बड़े जो लैंप्स बैठे हैं छोटी सी दिया जलाने के उनके सामने, मैं अमूमन मैंने पिछले दिनों एक किताब में मेरी शैतान से मुलाकात हुई, मैंने लिखी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक बार फिर ब्रीफ करना चाहूंगा। वो शैतान साहब मुझे मिल गई मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, तो जब मुझे पता लगा, उन्होंने तारुफ कराया कि मैं शैतान हूँ, तो बचपन से लेके और अब तक मेरे वालिदैन ने, साज़ा-ए-किराम ने और जिनसे हम सीखते हैं शैतान के बारे में जो कुछ हमें बताया था, वो उतना सारा बहुत सारा गुस्सा जो मेरे अंदर था वो मैंने अपनी बहुत अच्छी ज़बान में जो कुछ जिंदगी में मैंने सीखा था, अच्छा बुरा, वो उसके ऊपर उंडेल दिया। शैतान ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी। उसने मुझे कहा कि जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और उस वक्त से लेके आज तक तुम सब लोग मिलके मुझे गालियां देते हो। मुझे एक बात बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं वल्लाह तर्जुमानी नहीं कर रहा शैतान की, लेकिन समझाने का भी कुछ अंदाज है। हमारे जो बच्चे हैं अगर बरह रास्त मुझे कुछ कहते हैं तो वो बुरा मना लेते हैं, तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है किसी अंदाज में समझ आ जाए। तो शैतान ने मुझे कहा कि उस वक्त से लेके आज तक मेरा कसूर बता। मैंने कहा तूने नाफरमानी की अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो शैतान ने जो मेरी क्लास ली, शामिल साहब, उस शैतान ने मेरी क्लास ली है, वो मैं समझता हूँ कि 60 साल की उम्र में कि वो पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आने वाला जो वक्त अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है हमारा, इतनी भी उम्र लिखी है काफी। वो मुझे कहता है क्या मैं जानी हूँ, शराबी हूँ? क्या मैंने ज़ैनब के साथ बुरा फेल करके उसकी लाश को मसक करके खेतों में फेंका था? मैंने एक सजदा नहीं किया था अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया था कि मुझे पता था वो जो इंसान बनाने जा रहा है वो ज़िना भी करेगा, गुनाह भी करेगा, जबर भी करेगा, जुल्म भी करेगा। क्या इन तमाम चीजों में से मैंने कौन सा जुल्म किया? मैं तो एक सजदा नहीं किया था, और तुम लोगों ने मुझे अज़ल से लेकर अब तक मैं शैतान ही रहूंगा। तुम क्या कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांक के बताओ। मैंने एक सजदा नहीं किया तो सुबह से लेकर शाम तक कितनी नाफरमानियां करता है। अब जब उसने ये बात कही तो मैं बिल्कुल मेरे पास आंसर लेस हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसने क्या कहे। वो मुझे पूछता रहा कि भाई बता मुझे मेरे गुनाहों की तफसील बता। अब मेरे पास तो एक ही तफसील थी जो मैंने सुनी थी कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी। तो वो कहता सुबह से लेकर शाम तक कितनी नाफरमानियां तेरे सामने आ गई। अब मैं आंसर लेस हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। मुझे खुदारा ये बताइए मेरे दोस्तों, मेरे भाई, क्या शैतान ने जो बात मुझसे कही हम उसको जवाब देने के काबिल हैं? क्या जवाब दें उसे? उसने जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त कहा हमारे बारे में। बिलाशुबा अल्लाह के नेक बंदे जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, बहुत बहुत नेक लोग मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल इस मुल्क की जा रही है, ये पीछे बैठे हुए ये चीख के आपको बता रहे हैं खुदा का वास्ता किबला दुरुस्त कर लें। आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं यार, आप लिखो, सच्चाई लिखो, बताओ हमें किस वास्ते अल्लाह ताला ने पैदा किया था। अशरफुल मखलूकात है, वो किस तरह के अशरफुल मखलूकात है भाई? एक वेल मछली दूसरी वेल मछली से 7000 किलोमीटर पे बात कर लेती है समुद्र में। एक बहरुल काहिल में माँ हो, बहरा ओकेनूस में बेटी हो, तो वो अपने सिग्नल से बात कर लेते हैं। अल्लाह ने उनको ताकत अता फरमाई। शहद की मक्खी 140 किलोमीटर पे सिग्नल दे देती है। ये मोबाइल फोन जो आपके हाथों में है, 256 जीबी का हो, 500 जीबी का हो, आप टेलीफोन मिलाओ, दुनिया में कहीं भी अपने बाप, बहन, बेटी जिससे चाहे बात कर सकते हैं विद इन सेकंड। कितनी मेमोरी है?
500 जीबी। आपको पता है रब्बुल आलमीन ने इस दिमाग में कितनी मेमोरी दी हुई? 25 लाख जीबी। वो 25 लाख जीबी मेमोरी रखे, आंखें बंद करो, देखो घर में क्या हो रहा है। क्यों नहीं कर सकते? क्या हम हनी बी से भी तेज गुजरे हो गए? शायद की मक्खी हमसे अच्छी हो गई, समुद्र में रहने वाली व्हेल हमसे अच्छी हो गई, और अशरफ मखलूकात हम है। एक इंसानी दिमाग को खोला जाए तो बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया जितनी जगह दरकार होती है उस कंप्यूटर बनाने के लिए। इतना बड़ा नॉलेज। 100 साल का बंदा जब अल्लाह के पास चला जाता है तो 0.7% दिमाग इस्तेमाल करता है। इंटेलेक्चुअल हो, शादी की हो, बच्चे हो, बिजनेसमैन हो, सहाफी हो, जो मर्जी हो, 0.7% दिमाग इस्तेमाल करता है। 99.3% कब्र में लेके जाता है। वो भाई कब खोलोगे? ये जंग कौन उतारेगा? आपसे गुजारिश है कि रवायती लिखना छोड़ो, जो गलती करे उसे पकड़ो। पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसकी बका के लिए जो हमारे बड़े बैठे इनसे सीखें। और आखिर में मैं उन तमाम बच्चों का, बच्चियों का बहुत शुक्रगुजार कि जिन्होंने इंतहाई मेहनत से, लगन से पूरा साल काम करते हैं। हमारे ग्रुप्स बकायदा बने हुए, हमारा मुकला लिंक भी है, हमारा राइटर्स का भी है, सारा साल हम लोग काम करते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप हम लोग करते रहते हैं। और बड़ी खुशी होती है मुझे देख के कि माशाल्लाह ये जो चिराग हैं ये जलते जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये बच्ची अभी थोड़ी देर पहले मैविश ने बड़ा अच्छा कलाम पेश किया था और मैं इसको सुनता हूँ और मुझे याद है कि इसको बोलना भी नहीं आता था, बहुत छोटी थी जब ये हमारे पास आई थी। अभी वो गई फलक साहिब, वो भी बहुत छोटी थी। इनको हौसला दिया और ये अली भाई बहुत एफर्ट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बड़े शानी साहब को जब हमने उन्हें कहा, इतना उनको आपको पता है कितने मशहूर तरीके होते हैं, उसके बावजूद भी घर पर वो एक टेलीफोन कॉल पे सबको बुला लेते हैं और इतना जबरदस्त शफकत रखते हैं इन बच्चों के सर पे कि आज ही माशाल्लाह पाकिस्तान घर में इनके नाम है। आज ही वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, तुर्की से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कोई जो है बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इसको तरक्की दे और हमें सीधा रास्ता दिखाने की तौफीक अता फरमाए।